Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. आपके पीछे कौन था? क्या आपके माँ बाप थे या आपके अंदर खुद करेज आई? क्योंकि बन्नू में पैदा होना, आपने खुद कहा कि मैं पसमानदा इलाके में पैदा हुई, वहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये जो किसने निकाला, आपको निकाला किसने, या है ना खुद ही छलांग मार के निकली? एक्चुअली अगर ये मेरा पहला पॉडकास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि मैंने घर छोड़ दिया था। मैंने घर छोड़ दिया था अपने हक के लिए, क्योंकि मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी जो मुझे वहाँ पे मिल रही थी। तो अपने एजुकेशन के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और फिर अपना मुल्क छोड़ दिया और फिर बाहर गई, और इतना एक्सपोजर मेरा हुआ कि उसके बाद से रिश्ते कोने का या सोसाइटी के बाउंड्रीज़ को तोड़ने का मेरा खौफ जो मेरे अंदर था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि दुनिया में सपोर्ट करने वाले भी बहुत थे, जो अपने ना सही लेकिन सपोर्ट बहुत मिला। राइट। तो जब आपने घर छोड़ा उसके बाद क्या घर वालों ने वापस अपनाया जब आप कामयाब हो गई? तो हाँ, जब मुझे एक मर्द का सहारा मिला और मैंने शादी की तो घर वालों ने अपना लिया। राइट। क्योंकि हमारी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हर चीज़ के लिए एक औरत को कुर्बानी देनी पड़ती है। सही। तो आपको लगता है कि घर वालों ने भी तब अपनाया जब आपके साथ एक आदमी के नाम का टैग लग गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक अभी पिछले दिनों वाकया हुआ था जिसमें एक लड़की जो है कराची में अपार्टमेंट में काफ़ी अरसे से उसकी लाश थी और वो वहाँ पे अकेली थी, और बड़ा उसके फादर ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है कि आप इस स्टोरी से रिलेट कर सकती हैं। हमारे लिए तो वो सिर्फ एक कहानी थी। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स ऐसे क्यों करते हैं और लड़कियां इतनी स्ट्रगल क्यों करती हैं? रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है सोसाइटी की जो उन्हें पेरेंट्स को भी इतना मजबूर करती है और लड़की को भी इतना मजबूर कर देती है? हमारे सोशल जो हमारे बैरियर्स है, हमारे जो कल्चर सकाफत है, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि हम जिस सकाफत में, जिस कल्चर में पैदा होते हैं, जिसमें रह रहे होते हैं, वो समथिंग एल्स है बनिस्बत उसके जो हम पाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हर लड़की अपने कल्चर के साथ, अपने सकाफत के साथ लड़कर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती हैं। राइट। अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि आप टूरिज़्म के लिए भी आपने काम किया, व्लॉग्स भी किए, तो ये व्लॉग्स का ख्याल कैसे आया? कहाँ कहाँ आप गईं? और आपने मुझे बताया था बैक स्क्रीन कि आपका टिकटॉक बहुत अच्छा चल रहा था, आपको बंद करना पड़ा, आपको हिरास किया गया, धमकियाँ दी गई। ये सारी कहानी मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में शेयर करें। मेरे व्लॉग करने का मकसद ये था, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं था। आई वॉज नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन मेरे जहन में आया कि मैं दुनिया के साथ कनेक्ट कैसे हो सकती हूँ, अपने फाउंडेशन को कैसे कनेक्ट कर लूँ। उस प्लेटफॉर्म को मुझे डिजिटल मीडिया मेरे जहन में आया कि अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ या किसी और के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की जितनी ख़वातीन हैं उनके साथ मैं राब्ता कैसे रहूँगी। मैं एक एक घर तो जा नहीं सकती थी। तो मैंने एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। मेरे पैगाम पहुँचाने का तरीका थोड़ा सोसाइटी को पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने टिकटॉक के ज़रिए किया, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और आप क्या करी थी उसमें? मतलब क्या लड़कियों को डायरेक्ट आप व्लॉग? मैं चाहती थी कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी लड़कियां, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बन्नू की लड़कियां नेटवर्किंग के लिए यूज़ करें। वो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट हो और बाहर दुनिया के साथ कोलेबोरेट करे। चाहे अगर उनको अपनी सोसाइटी में स्पेस नहीं मिल रही तो दुनिया छोटी तो नहीं है, वो स्विच भी कर सकती हैं। और मैंने प्रैक्टिकल स्विच करके बताया। आप अपने व्लॉग में क्या ट्रैवल व्लॉग कर रही थी? ट्रैवल व्लॉग और फूड रिलेटेड और टूरिज्म रिलेटेड। तो फिर उसके पॉजिटिव पाकिस्तान मेरा बेसिकली कंटेंट था। ओके, लेकिन ये इतना पॉजिटिव कंटेंट है, कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं है, उसके ऊपर क्यों आपको धमकियां मिली और क्यों हरासमेंट का सामना करना पड़ा? मैं किसी इलाके से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे टोपी वाला बुर्का पहनाया जाता है लड़कियों को, और वो बेसिकली टोपी का बुर्का नहीं, वो एक पिंजरा होता है। पिंजरे की लिमिट्स होती है कि आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकती, आप मेल जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ काम नहीं कर सकती, सोशल डेवलपमेंटल सेक्टर्स में काम नहीं कर सकती। औरत को सिर्फ टीचिंग, नर्सिंग, हॉस्पिटल तक महदूद रखना ये गलत बात है। अगर हम किसी भी इदारे की तरक्की चाहते हैं तो स्पेशली डेवलपमेंटल सेक्टर्स में औरत ही है सारी दुनिया में, और उसी को ये डिपार्टमेंट हवाले कर लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम जेंडर बेस्ड के ऊपर इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। यू आर राइट। तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है वो ये धमकी थी कि आप टोपी वाले बुर्के में क्यों नहीं है। तो क्या आप वेस्टर्न वेयर पहन के कर रही थी? नहीं, मैं शलवार कमीज में पाकिस्तानी ड्रेस में ही करती थी, लेकिन चूंकि मेरे सर पे टोपी का बुर्का नहीं था
तो इलाके वालों ने ये इतराज़ किया कि आप हमारी और जो औरतें हैं वो भी कल को आपसे यही सीखेंगी, वो भी राइट। घूमेंगी फिरेंगी और टोपी का बुर्का नहीं पहनेंगी और इस तरह व्लॉग्स बनाएंगी, तो ये हमारे कल्चर के हाँ, खिलाफ है। बिकॉज आई वाज बिट सरप्राइज्ड कि बहुत सारी फॉरेनर लड़कियां जब पाकिस्तान आती हैं और वो ट्रैवल करती हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी, वजीरिस्तान में भी, और वहाँ की ब्लॉगिंग वगैरह करती हैं जो कि हमें यूट्यूब पे मिलती है। सो हाउ कम आपको इतना हरासमेंट का सामना करना पड़ा? तो मेन मुझे लग रहा है कि रीज़न ये थी शायद कि वो ये नहीं चाहते कि उनके इलाके की कोई लड़की सामने आए। तो जब उनके इलाके की लड़की सामने नहीं आएगी तो हमारा इलाका जो है वो तरक्की कैसे करेगा और हम दुनिया को कैसे जानेंगे? किसी एक ने कदम उठाना होगा और बैरियर तोड़ना होगा, जो मैंने तोड़ दिया फिर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी आप आजकल भी ब्लॉगिंग कर रही हैं? जी, आजकल मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को पता चले। ओके, टूरिज़्म के हवाले से बात करते हैं। जब आप टूरिज़्म के लिए काम कर रही हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तानी लड़कियां सोलो ट्रैवल के लिए सेफ़ हैं? अभी रिसेंटली आपने एक मोटर बाइक पाकिस्तानी लड़कियों के साथ मोटर बाइक का इवेंट किया। ये मैं खुद भी देखती हूँ कि रोड्स पे, इस्लामाबाद की रोड्स पे लड़कियां मोटर बाइक चलाती है, बहुत नॉर्मली नज़र आती हैं, कॉमन है। आई होप कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि उन्हें किसी हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता होगा। बट डू यू थिंक कि जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अलावा नॉर्थ के इलाके हैं, क्या वहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ हैं सोलो ट्रैवलिंग के लिए? क्या वहाँ पे लड़के सेफ है? वहाँ पे लड़के भी नहीं सेफ, तो लड़कियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हमारा जो कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का, वो ना खुद तरक्की करता है ना किसी और को तरक्की करने देता है, क्योंकि हमारा खैबर पख्तूनख्वा खुद ही अपने आप को डुबाता जा रहा है। और उसकी मेन रीज़न आपको क्या लगता है? मेन रीज़न उसकी बचपन से जो मैं देखती आ रही हूँ, सबसे बड़ा मेन रीज़न ना माशी है क्योंकि बजट उनको मिल रहा है, ना मदनियात की कमी है क्योंकि बहुत सारे मदनियात खैबर पख्तूनख्वा में है, ना टूरिज़म प्लेसेस की कमी है, किसी चीज़ की कमी है। द ओनली वन थिंग जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा पीछे है, उनका अपना दिमाग, आइडियोलॉजी और बयानिया जो उनके पास नहीं है। और वो क्या होना चाहिए? और वो बयानिया होना चाहिए, पहले तो उनको पाकिस्तान एक्सेप्ट करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर कबीले पाकिस्तान को ही एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाब कुछ और है और खैबर पख्तूनख्वा कुछ और है। जब उनको ये समझ में आएगा कि हम एक ही पाकिस्तान है, तभी यहाँ पे तरक्की हो सकती है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि आइडियोलॉजी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है? पहले उनको बयानिया देना चाहिए। हमारे कौम का बयानिया क्या है? क्या हम मुत्तफिक है किसी एक उस पे? बिल्कुल भी हम मुत्तफिक नहीं है, चाहे वो सियासत हो या सियाहत हो। सही। सियासत में आपका इस इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? और सियासत में पहुंचना एक आम लड़की का मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात है। किस तरह पहुंची? कौन सहारा बना? किस तरह एक्सप्लोर किया इस दुनिया को? इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी पर्सनल ज़िंदगी के साथ। और परसों किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची, किस तरह सियासत में आई? तो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मैंने भी एक मर्द का ही सहारा लिया और मैं सियासत में पहुँच गई, क्योंकि मैंने एक ऐसे मर्द से शादी की कि वो पहले से इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह आना चाहती हूँ। तो चूंकि मैं उनकी सेकंड वाइफ बनने को भी तैयार हुई इस बात पे कि मैं उस माहौल में नहीं रहना चाहती थी जो माहौल मुझे बचपन से दिया गया था। मैं बन्नू में नहीं रहना चाहती।